आपका कलर थीम भी हो सकता है। जिस आइडेंटिटी से आपका बिजनेस जाना जाता है उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको अगला स्टेप ट्रेडमार्क कंपलसरी नहीं है। सरकार ने नहीं बोला कि आपको बिजनेस बनानी है तो ट्रेडमार्क आपको कराना पड़ेगा, लेकिन करवाना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला, अगर आप अपने ब्रांड को, जो भी आपने लोगो बनाया है या आपने नाम रखा है या डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल रखा है, कोई डिजाइन बनाया है, कोई जिंगल बनाया है, कोई टैगलाइन बनाएंगे, उसको ट्रेडमार्क कराने का सबसे पहला फायदा सिंपल है कि आपको उसके बाद कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। आप लोगों ने कई ने नाम कोई ब्रांड लोगो देखा होगा तो उसके ऊपर देखा होगा किसी ने TM लिखा हुआ है, किसी ने R लिखा हुआ है। तो ये बड़ा जनरल सवाल आता है कि सर इसका क्या डिफरेंस है? तो इसका बहुत सिंपल डिफरेंस है। TM अगर लगा हुआ है दैट मीन उसने ट्रेडमार्क अप्लाई कर रखा है रजिस्टर कराने के लिए और वो पेंडिंग है, फिर रजिस्टर हुआ नहीं है। लेकिन जब रजिस्टर हो जाता है और सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप ब्रांड के आगे R लगा सकते हैं। तो जिस ब्रांड पे R लगा है दैट मीन वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो ये अपने ब्रांड लोगों के साथ लगाया जाता है दुनिया को बताने के लिए कि हमारा ट्रेडमार्क अप्लाइड है, रजिस्टर्ड है कि है ही नहीं। तो पहला एडवांटेज हो गया, कोई कॉपी नहीं करेगा आपको। दूसरा हो गया कि आप किसी और को कॉपी नहीं करेंगे। जब ट्रेडमार्क आप फाइल करने जाएंगे तो आपको तो नहीं पता है कि ये नाम किसी के पास है कि नहीं है। आप मैक्सिमम क्या करेंगे, गूगल सर्च कर लेंगे। गूगल सर्च में मिल गया तो मिल गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है हर बिजनेस गूगल पे है। तो जब आप ट्रेडमार्क फाइल करने जाएंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस सेम नाम से कोई और ट्रेडमार्क है कि नहीं है। सर क्वेश्चन बाद में। तो दूसरी एडवांटेज ये है कि आप किसी और को कॉपी नहीं कर रहे हैं और कोई नया केस अपने सर पे बोल नहीं ले रहे हैं। तीसरा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तो आपको मिलती है क्योंकि आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो कोई कॉपी करने की आपकी हिम्मत नहीं करता है। चौथा, एक तो होता है नाम आपने एग्जैक्ट कॉपी कर लिया और एक होता है सिमिलर, सुनने में या दिखने में या बोलने में या वर्ड्स में सिमिलर है, डिसेप्टिवली सिमिलर बोलते हैं। तो जब आप ट्रेडमार्क करा लेते हैं डज नॉट मीन कि बिल्कुल सेम कोई कॉपी नहीं कर सकता है, उससे सिमिलर ट्रेडमार्क भी कॉपी नहीं कर सकता। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दिल्ली का ही स्टडी है स्टारबक्स कॉफी। स्टारबक्स कॉफी कितने लोग जानते हैं? और जो दिल्ली के रहने वाले हैं सरदार बख्श कॉफी कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। सरदार बख्श कॉफी दिल्ली में ही पंजाबी बाग में एक चेन आउटलेट शुरू हुआ स्टारबक्स के बिल्कुल बगल में। कॉफी भी अच्छी बनाता था, बहुत सस्ती भी बेचता था और उसने नाम सरदार बख्श कॉफी रखा। अब स्टारबक्स से ना स्पेलिंग सिमिलर है इसकी, लेकिन सुनने में स्टारबक्स सरदार बख्श सुनने में वो सिमिलर लगता है। थोड़े दिन तो स्टारबक्स ने देखा कि एक दुकान खुली है, चल मेरे को फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे उसने 3 साल में बहुत ब्रांचेस कर ली। तो 2018 में स्टारबक्स ने उसको सू किया ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट के लिए और कोर्ट ने स्टारबक्स के फेवर में दिया। मैं इस एग्जांपल से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सेम ही नहीं सिमिलर ट्रेडमार्क भी आपका कोई कॉपी नहीं कर सकता। क्योंकि कोर्ट की जब जजमेंट हुई तो इसको अपना लोगो चेंज करना पड़ा और सरदार जी बख्श एक तो वर्ड में उसने चेंज किया और लोगो जो सिमिलर था उसका स्टारबक्स से वो भी उसको चेंज करना पड़ा। तो ध्यान रखिए बिजनेस स्टार्ट करते हुए ही कि आप किसी और को भी कॉपी ना कर रहे हो। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि आपका नाम सेम या सिमिलर भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। इससे अगला स्टेप क्या है? आपने कंपनी बना ली, आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया, उसके बाद क्या होता है? आप अगर डिजिटली अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने वाले हैं तो वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाते हैं। तो हमारे पास बहुत ऐसी क्वेरीज आती हैं कि सर मेरे दिमाग में आइडिया है उसको कैसे सिक्योर करूँ, या मैंने सोचा है मैंने ऐप ऐसी बनाऊंगा या वेबसाइट ऐसी बनाऊंगा, बहुत नहीं है मार्केट में, नहीं उसको कैसे सिक्योर करें। तो मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूँ, अगर मार्केट में कोई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है, कोई इंडस्ट्री में कह रहा है, कोई लॉयर भी आपको कोई कह रहा है या कोई कंसल्टिंग फर्म आपको कह रही है कि हम आपका आइडिया पेटेंट करा देंगे, तो वो बिल्कुल झूठ है। आपका आइडिया जो आपके दिमाग में है वो पेटेंट नहीं हो सकता। तो मोबाइल ऐप को आप मोबाइल एक ऐप बनाते हैं, उसको सिक्योर करने का क्या तरीका है? वेबसाइट बनाते हैं, उसको सिक्योर करने का क्या तरीका है? क्योंकि जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है वो तो हो नहीं सकता, लेकिन जो आपने उसको बनाया, जो UI एलिमेंट से बनाया, जिस सोर्स कोड से उस ऐप को बनाया, उसको हम कॉपीराइट करा सकते हैं।
तो उसका स्टेप वाइज मैं आपको तरीका बताऊंगा क्या करना है। पहला जो प्रोसेस और कॉन्सेप्ट है जिस पे आपने ऐप या वेबसाइट बनाई है उसको लिख लें। दूसरा उसकी कोडिंग और यूआई एलिमेंट्स, जितने यहाँ पे डेवलपर्स बैठे हैं उनको जरूर पता होगा कोडिंग और यूआई एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिन्होंने ऐप बनवाई है वेबसाइट बनवाई है। कोडिंग और यूआई एलिमेंट्स के जो राइट्स हैं वो ऐप डेवलपर से ले लें। प्रोसेस, कॉन्सेप्ट और जो यूआई एलिमेंट्स और कोडिंग है इन सब को जो रिटर्न फॉर्म में आ जाए तो आप कॉपीराइट करवा सकते हैं। वो उधर वाला कैमरा उसके सामने। और चौथा जो कोडिंग है यूआई एलिमेंट्स चेक्स जो शर्ट पहना था पिंक कलर का, ये 3 आदमी बैठे हैं और नीचे हाँ देखा देखिए। अच्छा वो भी देखा जो मेरे से झगड़ा कर रहा था। हाँ वो भी है बुढ़ा क्योंकि जनरल मार्केट में नहीं होता है कि आपने ऐप बनवाई जिससे और आपकी ऐप अच्छी बन गई तो आपका इसका आधा दिमाग कहीं आधा दिमाग उसी डेवलपर के पास जाता है। तो वो जो राइट्स हैं वो आप ट्रांसफर करा दें थ्रू एन एग्रीमेंट, और अपने डेवलपर के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जरूर करें। एनडीए जिसको बोलते हैं हम, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का मतलब होता है कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन, कोई तरीका, कोई कंसेप्ट आपको डिस्क्लोज किया तो आप किसी और को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो सबसे ज़्यादा लोग इसमें फंसते हैं वो आता है हायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज या एम्प्लॉय मैनेजमेंट के टाइम। तो कोई एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जिसकी एम्प्लॉय टीम है, छोटी बड़ी जैसी भी टीम है, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एम्प्लॉइज के साथ, तो बताएगा? शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट। अच्छा ठीक है, एम्प्लॉय की डेथ हो गई, उसके बाद कोई कॉमन प्रॉब्लम बताएगा, ये थोड़ी अनकॉमन प्रॉब्लम है। सर इसका मुआवजा देना पड़ा जो कि मैं बेयर नहीं करता। सर वो लॉ है, मैं उसको भी आऊँगा। कोई थोड़ी सी कॉमन प्रॉब्लम बताएगा? फ्रॉड, डेटा सिक्योरिटी, बिना नोटिस के छोड़ के चले जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन बाद में लूंगा, एक मेरे को हिंट चाहिए कि क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉइज के साथ? कॉम्पिटिटर के पास चले जाते हैं, बिना नोटिस के छोड़ के चले जाते हैं। अब इन सब चीजों का क्या सोल्यूशन है? इसका रूट कॉज समझ रहे हैं? अब इन प्रॉब्लम्स का रूट कॉज पता है क्या है? वर्बल हायरिंग। वर्बल हायरिंग का मतलब है मुंह जबानी हायर कर लिया आपने, किसी दोस्त के रेफरेंस से आया, किसी के रेफरेंस से आया, आपने मुंह जबानी फटाफट उसको हायर कर लिया कि जानकार है, मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त का दोस्त है, मेरे भाई का दोस्त है, मेरे भाई का जानकार है, आपने फटाफट उसको हायर कर लिया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं केसेस में आती है। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट है, एवरी सेल मस्ट बी गवर्न्ड बाय वेल रिटन कॉन्ट्रैक्ट। हर चीज रिटर्न में होनी चाहिए। तो सेल का मतलब सिर्फ माल बेचना, माल खरीदना नहीं होता है। जब आप पार्टनर बना रहे हैं तब भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो भी एक सेल है। जब आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है आपकी कंपनी की, क्योंकि वो आपका जो एम्प्लॉय है वो आपके फ्यूचर में आप किस तरीके से, किस एंगल में ग्रो करेंगे, बहुत बड़ा रोल रखता है। तो एवरी सेल मस्ट बी गवर्न्ड बाय वेल रिटन कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉइज को हायर करते हुए ही आपको उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, नो वर्बल एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, आपके एग्रीमेंट्स प्रॉपरली ड्राफ्ट होने चाहिए। कई लोग यहाँ पे कंजूसी कर जाते हैं और फटाफट गूगल से डाउनलोड करते हैं जो फॉर्मेट मिलता है